सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये ला कानूनियत नहीं तो क्या है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमले का फखरिया ऐलान दरअसल बैनुल-अक़वामी ला कानूनियत की एक चीखती और चिंगारती हुई मिसाल है। दुनिया पर जंगल का कानून नाफिज करने की कोशिश फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। 21 जून को हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद किया और 22 जून को ट्रंप इसराइल और ईरान की जंग में कूद गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुटेरेस ने अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल आलमी अमन के लिए एक बराह रास्त खतरा करार देते हुए कहा कि यूएन चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी की जाए। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बाद ट्रंप को मुबारकबाद दी और इसराइल व अमेरिका के इंतहाई पायदार इत्तेहाद पर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इत्मीनान का इजहार किया। ये नेतन्याहू की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो अमेरिका को इस जंग में घसीट लाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जून को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के बाद ये ऐलान किया था कि वो ईरान व इसराइल में सीज फायर के लिए 2 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। इसके बाद इस्तांबुल में इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़राए खारजा का इजलास हुआ, जिसमें सिफारतकारी के जरिए मसले का हल निकालने पर गौर व फिक्र हुआ। लेकिन इस इजलास के चंद घंटे बाद अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन इंतजार कर लेते और 2 हफ्ते के बाद ईरान पर हमला करते तो शायद इतना रद्दअमल न होता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो 2 दिन भी इंतजार न किया। अब इसराइल और ईरान की लड़ाई अमेरिका और ईरान की लड़ाई में बदल चुकी है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के कुछ ही देर बाद इसराइल पर नए मिसाइल हमले कर दिए। यूएन चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। खदशा है कि ईरान की तरफ से मशरिक वस्ता में अमेरिका के फौजी अड्डों पर भी हमले किए जा सकते हैं, लेकिन इस हकीकत में किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि इसराइल की फौजी ताकत का बरहम टूट गया है। इसराइल तनतना ईरान का मुकाबला करने में नाकाम रहा और इसी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका को जंग में घसीटा गया है। 1967 की अरब इसराइल जंग सिर्फ 6 दिन जारी रही थी। इस जंग में इसराइल ने मशरिके यरूशलेम, गजा और गोलान की पहाड़ियों समेत मिस्र के अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 1973 के माह रमजान में शुरू होने वाली अरब इसराइल जंग 19 दिन जारी रही, जिसमें मिस्र ने न सिर्फ अपने कई इलाके वापस ले लिए बल्कि इस जंग में इसराइल का बहुत नुकसान भी हुआ। 1982 में इसराइल ने लेबनान पर कब्जा कर लिया। इस जंग में भी इसराइल को अमेरिका की मदद हासिल थी, लेकिन आखिरकार इसराइल को लेबनान से वापस जाना पड़ा। लेबनान से इसराइल की पसपाई में हिजबुल्लाह का किरदार बहुत अहम था। हिजबुल्लाह को ईरान की हिमायत हासिल थी। जो लोग हिजबुल्लाह को ईरान की प्रॉक्सी करार देते हैं वो इसराइल को अमेरिका की प्रॉक्सी करार देने में बहुत हिचकिचाहट महसूस करते हैं। 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो पहले मरहले में यकीनन इसराइल को बरतरी हासिल थी, क्योंकि इसराइल ने ईरान की फौजी क़यादत और अहम साइंसदानों को उनके घरों में निशाना बना लिया। ये सब शोधा अपने घरों में आराम से सोए हुए थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि 15 जून को मस्कत में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने हैं, इसलिए 15 जून से कबल इसराइल कोई हमला नहीं करेगा। इसराइल ने 15 जून के मुज़ाकरात की आड़ में ईरानी क़यादत को निशाना बनाकर ये समझा कि ईरान में बगावत हो जाएगी और चंद दिनों में हुकूमत बदल जाएगी। जब ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले शुरू किए तो इसराइल की बरतरी बहुत तेजी से हजीमत में बदल गई। ईरानी मिसाइलों ने तल अवीव और हैफा समेत इसराइल के अहम शहरों पर कामयाब हमले करके दुनिया को हैरान कर दिया। हजारों इसराइली शहरी कब्रिस के रास्ते से मुल्क छोड़कर भाग गए तो नेतन्याहू ने ट्रंप को मदद के लिए पुकारा। ट्रंप की इस जंग में शमूलियत दरअसल इसराइल की शिकस्त का ऐलान है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी है। अगर ये वाकई सच है तो फिर इसराइल को सीज फायर का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि इसराइल ने यह जंग ईरान की एटमी सलाहियत खत्म करने के लिए ही तो शुरू की थी। अगर इसराइल सीज फायर नहीं करता और जंग जारी रहती है तो ये जंग पूरे खित्ते में फैलेगी। इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। अमेरिका की फौजी ताकत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन तारीख बताती है कि अपनी तमाम फौजी ताकत के बावजूद अमेरिका को बहुत सी अहम जंगों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहां से शुरू करूं और कहां तक सुनाऊं। 1955 में अमेरिका ने वियतनाम में एक जंग शुरू की। 20 साल तक ये जंग जारी रही। आखिरकार अमेरिका शिकस्त से दो चार हुआ। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग शुरू की। 20 साल के बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए और रुसवा होकर अफगानिस्तान से भाग निकला। मुझे याद है कि जब अमेरिका ने अक्टूबर
अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमले किए तो पाकिस्तान ने अमरीकी फौज को अड्डे दिए, लेकिन तमाम तरह एयर पावर के बावजूद अमरीका तालिबान को खत्म न कर सका। तालिबान ने इस जंग को लंबा करके बाजी पलट दी। तालिबान के पास मिसाइल नहीं थे, ईरान के पास मिसाइल भी हैं और एक ताकतवर नेवी भी है जो अबनाए हुर्मुज़ को बंद करके आलमी मईशत के लिए बहरान पैदा कर सकती है। माजी के तल्ख तजर्बात की रोशनी में पाकिस्तान ने अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ट्रंप नहीं माने। मैंने पहले भी गुजारिश की थी ट्रंप की शख्सियत और किरदार को सिर्फ पाक भारत जंग रुकवाने के तनाजुर में न देखा जाए। उन्होंने गजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम पर सिर्फ आंखें बंद नहीं की बल्कि फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करने की तजवीज भी पेश कर दी। अब उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया है और आलमी अमन को खतरे से दोचार कर दिया है। वो अमन के नहीं जंग के पैगंबर बन चुके हैं। उनकी सियासी व इखलाकी साख बुरी तरह मजरूह हो चुकी है और अब वो मसले कश्मीर के हल के लिए सालिस का किरदार अदा करने के भी काबिल नजर नहीं आते। पाकिस्तान को ट्रंप से कोई अच्छी तवक्को नहीं रखनी चाहिए और अपने घर के मामलात को ठीक करने की जरूरत है। ट्रंप ने जिस बैनुल-अक़वामी लाकानूनियत को फरोग दिया है वो भारत की हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। पाकिस्तान ने इस खित्ते को एक नई जंग से भी बचाना है और भारतीय साजिशों का मुकाबला भी करना है। सादा सी बात है, नेतन्याहू का दोस्त और इत्तेहादी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ट्रंप से किसी अच्छे की उम्मीद न रखें, अपनी एटमी सलाहियत बचाएं।